हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे डबली रेनफोर्समेंट बीम की डिजाइनिंग क्या होती है, डिजाइनिंग स्टेप क्या होते हैं, उसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं, उसमें मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, कहाँ पर किस तरीके से स्टील को प्रोवाइड किया जाता है। इस लेक्चर में हम डबली रेनफोर्समेंट बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड की सहायता से देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको सिंगली रेनफोर्समेंट बीम, उसके न्यूमेरिकल, उसके डिजाइनिंग स्टेप और कुछ उससे पहले वाले लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड एंड फार्मूला ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। अब देखिए, आपको परेशान नहीं होना है। सारा जो आप लेक्चर के पीडीएफ हैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसी लेक्चर में मिल जाएंगे और लेक्चर बाय लेक्चर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये पहले से हम यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिए हैं ताकि लिखने में टाइम बर्बाद ना हो और हम लोग आसानी से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें। तो अब स्टार्ट करते हैं डबली रेनफोर्समेंट बीम लिमिट स्टेट मेथड। तो डबली रेनफोर्समेंट बीम होता क्या है? डबली रेनफोर्समेंट बीम वो होता है जब हम टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन दोनों साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो इस डायग्राम को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझते हैं कि किस तरीके से डबली रेनफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट और मेन पॉइंट वहाँ पर डिस्कस किया जाता है और क्या चीज़ कैसे होती है। तो देखते हैं कि ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये पहला वाला डायग्राम देखिए, ये आपका क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो डॉटेड लाइन है वो आपका क्या है? न्यूट्रल एक्सिस। ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो जोन होता है उसे हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन जोन और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जोन होता है उसे बोलते हैं टेंशन जोन। जब हम लोग कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन दोनों में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं डबली रेनफोर्समेंट बीम। ध्यान से देखिए आप लोग डायग्राम में कि डॉटेड लाइन क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपका पहला डायग्राम है, ये आपका जो पहला डायग्राम है, यहां से ऊपर के साइड में कंप्रेशन जोन और नीचे के साइड में टेंशन जोन होता है। अब देखिए हो क्या रहा है, हम इसमें क्या हो रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हम लोग स्टील दे रहे हैं और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन जोन में भी हम लोग स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जब हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं तो उसे डिनोट करते हैं ASC। ASC का मतलब होता है एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। रिपीट कर देते हैं, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। देखिए जो वर्ड्स लिखे होते हैं उनको आपको समझना है ये कहना क्या चाहते हैं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो चीज लिखा हुआ है उसको आप वर्ड में समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो यहां पे लिखा हुआ है ASC, ए से एरिया, एस से स्टील, सी से कंप्रेशन। एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। देन न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो AST लिखा हुआ है एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। और बी क्या है? बी आपका है विड्थ ऑफ बीम, विड्थ ऑफ बीम या धरण। देन यहां पर देखिए प्रॉब्लम होती है स्मॉल डी और कैपिटल डी में। यहाँ पे जो है वो क्या है? ये ओर और डेप्थ को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रभावी गहराई, इट मींस प्रभावी गहराई क्या होती है? प्रभावी गहराई वो गहराई होती है कि उस सेक्शन के ऊपर से लेके जो तनन क्षेत्र में स्टील डाली गई है उस स्टील के डाया के बीच से ऊपर के टॉप सरफेस से जो दूरी होती है उसे बोलते हैं प्रभावी गहराई। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? प्रभावी गहराई होगी और प्रभावी आवरण। प्रभावी आवरण क्या होता है? प्रभावी आवरण यह है कि इस डाया के तनन क्षेत्र में डाया से इसके बेस के जो दूरी होती है इसे हम लोग बोलते हैं प्रभावी आवरण। इसे हम कोई भी सिंबल दे सकते हैं। इसे मान लीजिए हम D डबल डैश दे रहे हैं, एक सिंबल आप कुछ भी दे सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं? D डबल डैश दे रहे हैं। अब देखिए एक और पॉइंट है जिसे हम लोग D डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये D डैश क्या है? ये भी प्रभावी आवरण है, परंतु ये तनन क्षेत्र में ना देकर ये कहां दिया गया है? आपका कंप्रेशन क्षेत्र में, संपीड़न क्षेत्र। और ये कहां से होता है? ये होता है कंप्रेशन क्षेत्र के डाया से ऊपर। जब क्वेश्चन लिखा होता है तो वहां पर दो प्रभावी आवरण दिया होता है और उसमें लिखा होता है तनन क्षेत्र में प्रभावी आवरण या फिर संपीड़न क्षेत्र में प्रभावी आवरण। यदि संपीड़न क्षेत्र में दिया हुआ है तो उसे D डैश से लिख दीजिएगा और यहाँ पर दिखा हुआ है तनन क्षेत्र में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं, उसे सिंबल के लिए कुछ भी दे सकते हैं। तो हम वहां पर D डैश दिए हैं तो यहाँ पर हमने D डबल डैश दे दिया है। तो दो प्रभावी आवरण हो गए आपके, एक तनन क्षेत्र में और एक संपीड़न क्षेत्र में। नेक्स्ट ये डायग्राम क्या है? ये आपका स्ट्रेन डायग्राम है। स्ट्रेन डायग्राम में क्या होता है? टॉप जो है वो कंक्रीट के लिए 0.0035, देन स्टील के लिए जो है उसे सिग्मा SC। अब सॉरी ई स्मॉल ई से
ESC स्ट्रेन ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम क्या है, स्ट्रेस डायग्राम। अब स्ट्रेस डायग्राम में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फोर्स को एनालाइज करते हैं। तो ऊपर के साइड में जब सिंगली रेनफोर्समेंट बीम था, सिर्फ एक कंप्रेशन फोर्स लग रहा था, वो भी कंक्रीट के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंप्रेशन जोन में दो फोर्स लगेंगे, C1 एंड C2। कंप्रेशन है तो इसी वजह से C1 C2 से रिप्रेजेंट किया गया है। एक फोर्स लगेगा आपका कंक्रीट पे और एक फोर्स लगेगा आपका स्टील पर। अब देखिए यहाँ पर टेंशन फोर्स क्या हो गया, सेम टेंशन फोर्स आपका, क्यों, क्योंकि जो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम का कॉन्सेप्ट था वही टेंशन जोन में डबली रेनफोर्समेंट बीम का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पर मात्र सिर्फ इतना परिवर्तन हुआ है कि कंप्रेशन जोन में पहले सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में कोई भी स्टील प्रोवाइड नहीं की जाती थी और डबली रेनफोर्समेंट बीम में स्टील को प्रोवाइड किया गया है। तो ये आपका फॉर्मूला टेंशन जोन के लिए क्या हो जाएगा, TI इक्वल टू 0.87 FY/AST। FY क्या है पता होना चाहिए सबको, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। AST क्या है, यहाँ पर हमने बताया था, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। देन C1 एंड C2, C1 क्या है आपका फोर्स है, C2 भी फोर्स है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो टोटल फोर्स इन कंप्रेशन जोन CR इक्वल टू मिल जाएगा आपका C1 प्लस C2। अब C1 फोर्स कितना है, Z क्या है, लीवर आर्म डिस्टेंट, और जो एक्चुअल फोर्स आपका ये C2 लग रहा है वो ऊपर से Y बार पे लग रहा है और Y बार की वैल्यू 0.42 XU होती है। अब C1 कितना फोर्स लग रहा है, C1 फोर्स आपका लग रहा है, यहाँ से हम पहले लिख दिए हैं, C1 फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, C1 इक्वल टू 0.36 FCK BXU, और C2 फोर्स जो लग रहा है वो FSC ASC माइनस FCC इंटू ASC। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जहाँ पहले आपको लिख दिए हैं, ASC पता हो गया, ASC पता हो गया। अब FSC यहाँ पर एक वर्ड आया है FSC। तो FSC क्या है, संपीड़न इस्पात में प्रतिबल, संपीड़न इस्पात में प्रतिबल। और FCC क्या है, संपीड़न इस्पात के परिच्छेद में कंक्रीट में प्रतिबल, यानी स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन जोन, स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन जोन। और आपको FSC की वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सारणी नंबर 16.2 से वो आसानी से आप उसको देखकर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए, ये डायग्राम आप लोगों को क्लियर हो गया। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये सेक्शन डायग्राम, ये स्ट्रेन डायग्राम और ये स्ट्रेस डायग्राम, आपको मेन पॉइंट समझना है कि C1 और C2 कंप्रेशन जोन में दो फोर्स लगेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन जोन में कंक्रीट के साथ साथ स्टील को भी प्रोवाइड किया गया। देन टेंशन जोन का कॉन्सेप्ट वही है, क्यों, क्योंकि सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में भी यही कॉन्सेप्ट था और यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके से कंप्रेशन जोन में लगने वाले दो फोर्स हो गए C1 और C2, और टोटल कंप्रेशन फोर्स CR इक्वल टू C1 प्लस C2। अब स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को समझ लेते हैं कि अब क्या क्या मेन पॉइंट है और उसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो यहां से देख लेते हैं। अब पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, XU क्या है, बल शून्य अक्ष की स्थिति। ठीक है, पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। और न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, टॉप से लेके न्यूट्रल एक्सिस की जो गहराई होती है वो बल शून्य अक्ष की स्थित होती है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर लगने वाले कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स के मान को बराबर कर देंगे, तो वहां से आपका आ जाएगा। अब देखिए C की वैल्यू निकालिए, क्या होता है C1 प्लस C2। तो C1 की वैल्यू वहां से लिख लिया और C2 की वैल्यू लिख लिया। अब क्या करेंगे, T आपका क्या है, T यहां से देख लेते हैं। तो T आप अभी ऊपर जस्ट देखे हैं, T इक्वल टू क्या है 0.87 FY/AST। आप कुछ नहीं करना है, पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए C और T के मान आपस में क्या कर देने हैं, बराबर कर देने हैं। तो यहाँ देख लीजिए, हम लिखते रहे C की वैल्यू लिख रहे हैं 0.36 FCK BXU प्लस ASC FSC माइनस FCC आर इक्वल टू 0.87 FY/AST। अब एक दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 0.36 FCK BXU आर इक्वल टू, ये पार्ट पूरा इधर जाएगा, 0.87 FY/AST माइनस ASC ब्रैकेट में FSC माइनस FCC।
देन इस साइड को अब ये पूरा पार्ट हम क्या जाएंगे, नीचे जाएंगे, तभी तो हमें ये वाला पार्ट मिलेगा और यही हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें फाइंड आउट करना है, क्या हो जाएगा, XUR इक्वल टू 0.87 FY AST माइनस FSC माइनस FCC अपॉन 0.36 FCK इंटू B। तो ये इतना पॉइंट आया। अब देखिए यहां से क्या होता है कि जो आपका FCC की वैल्यू है वो एज कंपेयर्ड FSC से बहुत कम होता है। इसी वजह से हम क्या कर देते हैं, उस वाले पॉइंट को मान लेते हैं कि वो इसके तुलना में क्या है, निग्लेक्जिबल है, बहुत कम है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, FCC को छोड़ देते हैं। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा XUR इक्वल टू 0.87 FY AST माइनस ASC FSC अपॉन 0.36 FCK इंटू B। तो यहां से पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कुछ नहीं करना है, पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए C और T की वैल्यू को आपस में क्या कर देना है, बराबर कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इस देखते हैं डबल रेनफोर्ड में। पहला पॉइंट क्या हो गया, XU की वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हम लोग निकालते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध आघूर्ण MU। ठीक है, तो यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर C1 C2 दो फोर्स थे, तो MU के लिए क्या होता था, MU1R इक्वल टू C1 इंटू Z, देन MU2R इक्वल टू C2 इंटू Z। यहां से हो जाएगा, तो C1 C2 के लिए क्या हो जाएगा, अब देखिए C1 निकल गया, C1 क्या था, ये 0.36 BXU। तो हम क्या कर देंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए, और इसकी दूरी कितनी थी, इसको दूरी निकालने के लिए अब हम लिखेंगे C 0.36 FCK BXU, और Z क्या होता है, लीवर आर्म डिस्टेंस, और C1 से T के बीच की दूरी क्या होती है, D माइनस 0.42 XU। तो यहाँ से C1 की वैल्यू आ गई, C2 की वैल्यू क्या थी, ASC ब्रैकेट में FSC माइनस FCC इंटू यहाँ की वैल्यू होती है D माइनस D डैश, एक दूसरे से फोर्स के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, D माइनस D डैश। तो अब क्या हो जाएगा, यहां से MU लिमिटेड का मान, MU लिमिटेड का मान MU1 प्लस MU2 हो जाएगा। तो यहां से देख लेते हैं कि MU लिमिटेड बराबर क्या हो जाएगा, MU का मान और MU लिमिटेड के मान को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इट मींस 0.36 FCK B XU D माइनस 0.42 XU प्लस ASC FSC माइनस FCC इंटू D माइनस D डैश। तो यहां से आपका MU लिमिटेड का मान निकल जाएगा। अब देखिए MU लिमिटेड का मान निकल गया, तो आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना। और हम बता दिए हैं कि यहाँ से कंपेयर करने के बाद FCC का मान क्या हो जाता है, काफी ज्यादा छोटा होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देंगे या जीरो मान लेते हैं। तो यहाँ से MU लिमिटेड का मान आपका जो आएगा वो 0.36 FCK B XU D माइनस 0.42 XU प्लस ASC। अब ये वाला टर्म जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, FSC D माइनस D डैश। तो यहाँ से आपका MU लिमिटेड का मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, MU लिमिटेड का मान। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं, थर्ड पॉइंट, तनन इस्पात के क्षेत्रफल। देखिए अब हमको क्या निकालना है, हमारे पास दो इस्पात है, कौन कौन सा, एक तनन इस्पात है और दूसरा एक संपीड़न इस्पात है। तो हम लोग पहले फाइंड आउट किससे करेंगे, तनन इस्पात को फाइंड आउट करेंगे। हम लिख लेते हैं तनन इस्पात का क्षेत्रफल। अब देखिए तनन इस्पात के क्षेत्रफल को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला लिख देते हैं, उनका है MUR इक्वल टू MU लिमिटेड प्लस MU2। और तो यहाँ पर MU2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, MU2 इक्वल टू हो जाएगा MU माइनस MU लिमिटेड। क्लियर है। अब हम दो पॉइंट समझते हैं। यहाँ पर पहला ए पॉइंट, अब इस्पात के लिए MU और MU2 दो है, तो यहाँ पर MU लिमिटेड फॉर द स्टील। अब स्टील निकालने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा, AST वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्टील है, संपीड़न वाले में नहीं। क्या हो जाएगा 0.87 FY AST लीवर आर्म डिस्टेंस
डी माइनस 0.42 एक्स यू। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो आएगा ये ST1 आएगा, तो AST1 बराबर 0, ये इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा MU लिमिटेड अपॉन 0.87 FY D माइनस 0.42 XU। अब ये यहाँ पर आ जाएगा AST1 की वन वहां से वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं और MU लिमिटेड का मान हम लोग ऊपर से निकाल लेंगे। नेक्स्ट बी पॉइंट आता है, इस वाले पॉइंट को हम इरेज कर दे रहे हैं, ये आपका टॉपिक हो चुका है। पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस को हम इरेज कर दे रहे हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं बी पॉइंट, इसी में क्या है बी पॉइंट, तो क्या हो जाएगा MU2। एक बार हम किसे निकालेंगे, MU लिमिटेड की सहायता से निकाल लेते हैं और एक बार MU2 की सहायता से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के लिए 0.87 FY AST2 D माइनस D डैश। ध्यान रखिएगा D डैश क्या है, प्रभावी आवरण है, परंतु कहाँ ऊपर संपीड़न क्षेत्र में प्रभावी आवरण। यहाँ से क्या हो जाएगा AST2 बराबर MU2 अपॉन 0.87 FY D माइनस D डैश। यहाँ से आपका निकल जाएगा AST1 AST2, यानी कि तनन इस्पात का क्षेत्रफल निकालना है, तो टोटल AST बराबर हो जाएगा AST1 प्लस AST2। तो ये आपका एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन AST बराबर AST1 प्लस AST2। तो यहाँ से हम लोग AST1 का मान निकाल लेंगे और यहाँ से AST2 का मान निकाल लेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग क्लियर करते हैं, ये तीसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट होता है संपीड़न इस्पात। तो संपीड़न इस्पात के लिए ये पॉइंट हम लिख रहे हैं, आप लोग लिख गए, इसका PDF मिल जाएगा, आप इसको समझते चलिए। लिखना हो तो साथ में लिख भी सकते हैं अपना नोट्स तैयार करने के लिए, अदरवाइज हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है संपीड़न इस्पात। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं संपीड़न इस्पात का क्षेत्रफल। पॉइंट क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संपीड़न इस्पात का क्षेत्रफल, यानी संपीड़न इस्पात का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा आपको यहाँ से ASC। तो क्या हो जाएगा MU2 इक्वल टू FSC ASC माइनस ASC FCC इंटू क्या होता था D माइनस D डैश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर FSC के और उसकी तुलना में क्या करते हैं FCC की वैल्यू 0 कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ASC। अब ये देखिए, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले। MU2 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा FSC ASC D माइनस D डैश। जब यहाँ हो गया तो यहाँ से ASC निकालना हो गया, तो क्या हो जाएगा ASC बराबर MU2 अपॉन FSC D माइनस D डैश। तो यहाँ से आपका एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन आसानी से फाइंड आउट हम लोग कर लेंगे। तो पूरा पॉइंट हो गया आपका कि पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, एरिया ऑफ स्टील क्या होगा और एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन क्या होगा। तो हम लोग इस पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को डबली रेनफोर्समेंट बीम को समझ लेंगे कि किस तरीके से ये चीज होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्टेप फॉर डिजाइनिंग ऑफ डबली रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम की डिजाइनिंग स्टेप डबली रेनफोर्समेंट बीम की क्या होती है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो अब देखिए स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं तो हम पूरी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में पहले हम लिख दिए हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि लिखने से आपका टाइम भी बर्बाद ना हो और कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कवर कर सकें। तो क्या हो सकता है, अब पहला पॉइंट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में हम लोग खंड की माप निकालेंगे B इंटू कैपिटल D या B इंटू स्मॉल d। अब स्मॉल d क्या है, प्रभावी गहराई है, और कैपिटल D क्या है, आपका टोटल गहराई है। और उसमें स्पैन निकाल लेंगे, स्पैन मीन्स पार्ट, तो इसको क्या हो जाएगा, ये स्पैन निकाल लेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा कि हम ग्रेड निकाल लेंगे। ग्रेड किसका निकाल लेते हैं, ग्रेड हम लोग देखते हैं कौन कौन सा होता है, कॉन्क्रीट की ग्रेड कितनी है और स्टील किस ग्रेड की है। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब क्या होगा स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में टोटल लोड निकालना है। और यहाँ फर्स्ट में हम लोड निकाल लेते हैं। लोड ये कौन सा है, अध्यारोपी भार, यानी कि जो उसके ऊपर भार अप्लाई किया गया है। और स्टेप सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, अब टोटल लोड निकालते हैं। टोटल लोड क्या होगा, पहले वाले स्टेप में
उस पर अध्यारोपित भार और दूसरा उसका सेल्फ लोड, किसी भी सेक्शन का क्या हो जाएगा सेल्फ लोड। तो उन पूरे लोड को जो उस बीम पे लग रहा है उसको हम ऐड कर लेते हैं और उस लोड को फैक्टोरियल लोड जो हम बता चुके हैं FD = F × गामा F में हम क्या कर देते हैं कन्वर्ट कर देते हैं। लोड के लिए टोटल लोड को फैक्टर लोड में बदलने के लिए हम गामा F यानी कि 1.5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से क्या होगा 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फैक्टोरियल लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो भी लिमिट स्टेट में आपके लोड कैलकुलेट होंगे कंसीडर किए जाएंगे वो फैक्टोरियल लोड में कन्वर्ट किए जाएंगे। इट मीन जो लोड निकलेगा उसमें आपको 1.5 का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपका वह लोड फैक्टोरियल लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सॉरी। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या निकल जाएगा W × L² 8। और ये जो W होगा ये लोड नहीं होगा, ये कौन सा लोड होगा ये आपका फैक्टोरियल लोड होगा और L आपका क्या है स्पैन है। द नेक्स्ट स्टेप D'/D का अनुपात से FSC का मान, अब ये क्या है प्रतिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन जोन का मान हम लोग सारणी नंबर 16.2 से फाइंड आउट कर ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप MU = 0.36 FCK XU लिमिटेड B D - 0.42 XU लिमिटेड। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे XU लिमिटेड का मान फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए ये जो बेंडिंग मोमेंट का मान निकलेगा ये बेंडिंग मोमेंट का मान WL² 8 होता है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए होता है। सिंपली सपोर्टेड जब कोई लोड लगे कैंटिलीवर बीम है तो उसके लिए फॉर्मूला वहां पर चेंज हो जाएगा तो ये सिंपली सपोर्टेड के लिए है। देन AST1 क्या हो जाएगा MU लिमिटेड अपॉन 0.87 FY D - 0.42 XU लिमिटेड। और नेक्स्ट स्टेप MU2 = MU - MU लिमिटेड। और इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर लेंगे अब यहाँ से क्या आएगा MU2 निकल जाएगा और MU2 निकालने के बाद आपका क्या निकलेगा AST2 = क्या हो जाएगा MU2 अपॉन 0.87 FY D - D10। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि AST1 निकल रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है AST2 निकल रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे तनन इस्पात का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा AST1 और AST2 को हम दोनों को क्या कर देंगे मर्ज कर देंगे ऐड कर देंगे। तो तनन क्षेत्र में जो टोटल आपका स्टील दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा AST = AST1 + AST2। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब हम क्या निकाल लेते हैं अब हम निकाल लेते हैं कि अब तनन क्षेत्र में इस्पात की मात्रा निकाल दिए तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कंप्रेशन क्षेत्र में इस्पात की मात्रा निकालेंगे और उसके लिए होता है फॉर्मूला ASC = MU2 अपॉन FSC D - D'। ये सारे पॉइंट क्या होते हैं हम आपको बता दिए। अब देखिए डिजाइन करना है तो डिजाइन में क्या करना है आपको शियर रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो शियर रेनफोर्समेंट के प्रोसेस ये हैं। पहला स्टेप में क्या करते हैं हम लोग नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालते हैं जिसे हम लोग सिग्मा V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या होता है VU अपॉन VD और VU क्या होता है VU = होता है WL/2 और यहाँ पर W क्या होगा ये टोटल लोड होगा। ध्यान रखो टोटल लोड के साथ ही टोटल लोड क्या होगा टोटल लोड में हम 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तब ये VU में कन्वर्ट हो जाएगा सॉरी फैक्टोरियल W में कन्वर्ट होगा। देन टाउ C की वैल्यू हम क्या निकाल लेते हैं टाउ C की वैल्यू निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ स्टील और हमें M ग्रेड की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी सहायता से हम टेबल देखते हैं और टेबल को देखते हुए यहाँ से क्या होता है हम लोग टाउ C की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए टेबल में कभी-कभी होता है कि जो परसेंटेज ऑफ स्टील और M ग्रेड की वैल्यू हो वो एग्जैक्ट मैच नहीं करती। जहाँ पर इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाया जाता है वो होता है y - y1 r = x2 - x1 अपॉन y2 - y1 into x - x1। ये सबको पता होगा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। y - y1 r = x2 - x1 अपॉन y2 - y1 ब्रैकेट में x - x1। और ये आपका ये दोनों पॉइंट आपका ये सिर्फ ये दोनों पॉइंट से निकलेगा टेबल से निकलेगा। फिर हम चेक करते हैं कि जो टाउ V की वैल्यू है वो टाउ C की वैल्यू से क्या है। यदि इसकी वैल्यू टाउ V की वैल्यू टाउ C की वैल्यू से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की आवश्यकता पड़ती है। और ये दूसरा वाला कंडीशन अगर है तो हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट छल्लों का अंतराल के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं SV = 0.87 FY ASV × D अपॉन VUS। VUS क्या निकलेगा VU - टाउ C BD। अब टाउ C हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे B आपको पता है D आपको पता है टाउ V हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है ASV
ASV एरिया ऑफ स्टील फॉर वर्टिकल स्टेयर, जो हम लोग छल्ले बांधने के लिए करते हैं उसका एरिया होगा। यहाँ से हम मान निकाल लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये एरिया ऑफ स्टील आ रहा है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से उस एरिया ऑफ स्टील के लिए नंबर्स ऑफ स्टील कितना दिया जाता है उसके लिए हम क्या करते हैं, डाया को मान लेते हैं। तो अब अगर एक हम डाया नंबर्स ऑफ बार निकालना है, नंबर्स ऑफ बार छोड़ क्या हो जाएगा, AST और स्मॉल AST में लिख रहे हैं, यानी एक रेनफोर्समेंट का डाया के अकॉर्डिंग जो उसका एरिया होगा टोटल में से भाग देंगे तो नंबर ऑफ स्टील प्रोवाइड आपको कितना हुआ है वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट, छल्लों का नमन अंतराल कितना हो, SV1 = 0.87 FIASB अपॉन 0.4B। एसबी क्या है भी हमने आपको बता दिए। देन नेक्स्ट स्टेप, विकास लंबाई कितनी होती है, विकास लंबाई को चेक करना पड़ेगा, MU1/VU प्लस L0 ग्रेटर देन LD। LD क्या है आपका, विकास लंबाई है, और विकास लंबाई इक्वल टू क्या होता है, LD इक्वल टू सिग्मा ST 5/4 टाउ BT। अब देखिए, अगर 4 टाउ BD है तो ये तनन क्षेत्र के लिए होता है, और संपीड़न के लिए अगर होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, 5 टाउ BD। और इस पूरे कैलकुलेशन से जो आप डिजाइन करो, देखिए कभी कभी होता है कि डिजाइनिंग है तो आप कोई चीज़ें मान सकते हो, वहाँ आप फ्री हो, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर हमने ये माना तो क्या होगा, ये माने तो क्या होगा। आप मान लीजिए यदि अगर आपका स्ट्रक्चर सही नहीं हो रहा है तो आप जो चीज़ माने हो वो क्या है, थोड़ी बहुत गड़बड़ है, यानी कि आप जो चीज़ माने हो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन अगर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, वो फेल कर जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप मान ले तो सही माने हो तो सही हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो आप नीचे लिख देते हो रीडिजाइन, अर्थात कि जो चीज़ आप माने हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा या कोई चीज़ कम उसके अकॉर्डिंग आप हो सकता है। और इस पूरी डिजाइनिंग, अब देखिए यहाँ पे वर्ड ही होता है डिजाइन, यानी कि आप क्या कर रहे हो, उसका अभिकल्पन करो, उसको डिजाइन कर रहे हो तो कुछ प्लस माइनस हो सकते हैं, फेल भी कर सकता है, सक्सेस भी हो सकता है। और इस पूरे स्टेप बाय स्टेप जो आपको फाइंड आउट होगा, लास्ट में आप क्या कर देंगे, उसका डायग्राम बना देंगे। क्लियर है? पूरे फाइंड आउट करने के बाद आप उसको लास्ट में जो आपका कैलकुलेशन आएगा, जो डिजाइन आएगी उसके अकॉर्डिंग आप उस बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया का आप क्या कर देंगे, डायग्राम। तो ये पॉइंट क्लियर है। डिजाइनिंग स्टेप ऑफ द डबली रेनफोर्समेंट बीम, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ओके, क्लियर है? आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको ये पूरा का पूरा जो भी इस लेक्चर में पढ़ाया गया, ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाए। ओके, थैंक यू एवरीवन।